तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम यूनिट 2 इकोनॉमिक्स का कवर करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारे टॉपिक है यूनिट 2 में, और यूनिट 2 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आ सकते हैं और आते भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्या है यहाँ पे, प्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ है, व्हाट इज प्रोडक्शन मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। तो क्या है, एक्सप्लेन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इन डिटेल। यह भी टॉपिक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। यहाँ पे ये भी टॉपिक है ना, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो ये तीन को मिक्स करके एक क्वेश्चन बना है 15 मार्क्स का, जो यही है, व्हाट इज प्रोडक्शन, एक्सप्लेन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इन डिटेल। ये 15 मार्क्स का है। तो चलिए इसको हम समझते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच इनपुट्स है ना, इनपुट्स मे बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आउटपुट, मीन्स कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट नोन एज प्रोडक्शन। और डिफिनेशन देख सकते हैं और भी बहुत सारे यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट नेम्ड एनाटोल मुराद, प्रोडक्शन में बी डिफाइंड एज द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज, and according to Nicholson, production is the process that creates utility in goods. According to A.H. Smith, production means increase in the value of a commodity. तो ये सारे बहुत सारे definition है। Law of variable proportion is regarded as an important theory in economics। सही है। वो देखिए यहाँ पे, it is referred to as the law which states that when the quantity of one factor of production is increased, ठीक है ना, it states that when the quantity of one factor production is increased while keeping all other factors constant, it will result in the decline of the marginal production of that factor. I hope you understand. मीन्स कहना चाह रहा है ये लॉ ऑफ प्रोपोर्शन एक ऐसा लॉ है जिसमें है ना, वन फैक्टर इंक्रीज, जब एक फैक्टर बढ़ाया जाए दूसरे को कांस्टेंट में रख के, तो फाइनल जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है ना, वो डिक्लाइन हो जाता है। तो चलिए इसको समझते हैं और भी अच्छे तरीके से। यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसका रीजन है क्योंकि व्हेन द वेरिएबल फैक्टर बिकम्स मोर, इट कैन लीड टू अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। ये सब देखेंगे ग्राफ से कैसे कैसे कहा जा रहा है। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कैन बी स्टोर्ड इन द फॉलोइंग वे। इससे भी आप समझ सकते हैं इसको पढ़ के। व्हेन द वेरिएबल फैक्टर इज इंक्रीज्ड व्हाइल कीपिंग ऑल द फैक्टर कांस्टेंट, द टोटल प्रोडक्ट विल इंक्रीज इनिशियली एट एन इंक्रीजिंग रेट. Next, it will be increasing at a diminishing rate and eventually there will be decline in the rate of production. वही कह रहा है। और यहाँ पे इसका एजम्पशन है, लॉ ऑफ वैल्यू हो सकता है, लॉ ऑफ वैल्यू प्रोपोर्शन। वन ऑफ द फैक्टर इज वेरिएबल व्हाइल अदर आर फिक्स्ड, तो ये लॉ जाकर वैलिड होगा। और नेक्स्ट क्या है, ऑल द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर होमोजीनियस, मीन्स इक्वली एफिशिएंट, दे नो चेंज इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, या कॉन्स्टेंट होना चाहिए प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। Factors of production can be used in different proportion. For example, two factors will end with one level. Let's understand this law with the help of another example. देखिए यहाँ पे एक टेबल है। टेबल में हमने क्या किया, फिश फैक्टर लिया और वेरिएबल फैक्टर लिया। वेरिएबल फैक्टर में लेबर हो सकता है, फिश फैक्टर में तो लैंड ही होगा। और टीपीपी मीन्स टोटल फिजिकल प्रोडक्ट का क्वांटिटी है यहाँ पे। एमपीपी का यहाँ पे क्वांटिटी है, मीन्स मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। और यहाँ पे देख सकते हैं फिक्स फैक्टर में सबको सेम ही रखा गया है, 1 1 1 1। और वेरिएबल फैक्टर में लेबर है, लेबर को क्या इंक्रीज किया गया है, 0 है तो 0 टोटल, यहाँ पे नथिंग। और जब इंक्रीज किया गया तो ये भी इंक्रीज हुआ। और मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या कहा, ये इंक्रीज हो गया, फिर डिक्रीज हो गया, और फिर ये निगेटिव में चले गए। 3 स्टेज हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे, इन दिस एग्जाम्पल द लैंड इज द फिश फैक्टर, जो मैंने बताया। द टेबल शोज द अमाउंट ऑफ, बता दिया। और यहाँ पे ग्राफ है, तीनों स्टेज को अच्छे से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे इंक्रीज हुआ, फिर और डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज हुआ, और फिर डिक्रीज हो गया टीपीपी। और यहाँ पे वही लिखा गया स्टेज 1। स्टेज 1 में क्या गया, द टीपीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट एंड एमपीपी ऑल्सो इंक्रीजेस, बिकॉज एमपीपी क्यों इंक्रीज हुआ, विद इंक्रीज इन द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, देयरफॉर इट इज कॉल्ड द इंक्रीजिंग रिटर्न। स्टेज 2 में क्या है, द टीपीपी कंटिन्यू टू इंक्रीज, वहाँ पे देख सकते हैं ग्राफ में इंक्रीज ही हुआ है, बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। के बाद क्या हुआ, further the MPP decreases with the increase in the number of units of variable factor, hence it is at the stage of diminishing return। और स्टेज 3 में क्या है, TPP starts declining, देख सकते हो आप ग्राफ में, TPP है ना डिक्लाइनिंग, और MPP निगेटिव में चल। यही 3 स्टेज है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में यही बताता है, 3 स्टेज। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए नेक्स्ट क्या था यहाँ पे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखते हैं, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे बहुत अच्छा से आंसर।
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या है, यही सब है। लैंड है, लैंड मीन्स नेचुरल रिसोर्सेस, लेबर में ह्यूमन एफर्ट एंड स्किल्स, कैपिटल, टूल्स, मशीनरी, मैनमेड रिसोर्सेस, एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन, रिस्क टेकिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो यही था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट यहाँ पे रिटर्न टू स्केल, इंटरनल एक्सटर्नल इकोनॉमी एंड डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल। इससे इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए क्या क्या क्वेश्चन है हुए हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन है, व्हाट इज अ रिटर्न टू स्केल एंड एक्सप्लेन वेरियस इकोनॉमिक्स एंड डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, रिटर्न टू स्केल है ना, रेफर्स टू द इफेक्ट ऑन आउटपुट और प्रोडक्शन वेयर ऑल इनपुट्स आर इंक्रीज्ड इन द सेम प्रोपोर्शन। Return to scale, it examines how a change in the scale of production involving an increase or decrease in the quantity of all inputs impacts the level of output. Return to scale can be organized into three main types: increasing return to scale, constant return to scale and decreasing return to scale। तीन टाइप्स है। अगर तो आपको रिटर्न टू स्केल समझ में आ गया होगा। रिटर्न टू स्केल मैंने बता दिया क्या है। इट एग्जामिन्स हाउ अ चेंज इन द स्केल ऑफ प्रोडक्शन मीन्स इफेक्ट ऑन आउटपुट और प्रोडक्शन when inputs are increased in the same proportion। तो टाइप्स आप लोग टाइप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, एक्सप्लेन वेरियस इकोनॉमी एंड डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल। यहाँ पे टाइप्स है, इंक्रीज रिटर्न टू स्केल मीन्स इंक्रीजिंग रिटर्न टू सेल occur when a proportion increasing all input to more than proportional increase in output। In other words, as the scale of production expand, the efficiency productivity improve resulting in a larger increase in output। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का मतलब यही है। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का मतलब क्या है, परसेंट चेंज इन आउटपुट इज इक्वल टू द परसेंट चेंज इन इनपुट। डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मीन्स एज द स्केल ऑफ द प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी में डिक्लाइन। और इकोनॉमी ऑफ स्केल यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, एक्सप्लेन वेरियस इकोनॉमी एंड डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल। इकोनॉमी ऑफ स्केल को चलिए यहाँ पे डिफाइन करते हैं। इकोनॉमी ऑफ स्केल रेफर टू द कॉस्ट एडवांटेज दैट अ बिजनेस कैन अचीव एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन द स्केल ऑफ प्रोडक्शन। और यहाँ पे वेरियस टाइप्स है, टेक्निकल इकोनॉमीज, मैनेजरियल इकोनॉमी, मार्केटिंग इकोनॉमी, फाइनेंशियल इकोनॉमीज, ये सब आप लोग लिख सकते हैं। तो चलिए बार बार सब कुछ समझते हैं। टेक्निकल इकोनॉमिक्स क्या होता है, एज अ प्रोडक्शन स्केल्स ऑफ इट में पॉसिबल टू यूज मोर एडवांस एंड एफिशिएंट टेक्नोलॉजी लीडिंग टू लोअर एवरेज कॉस्ट। देन सेकेंड नंबर टाइप्स क्या है, managerial economics, larger firms can often afford more specialized and efficient leading to cost saving। Then marketing economics, larger firms can split their marketing and advertising cost over a larger output reducing the average cost per unit। थोड़ा पॉइंट्स इजी में। फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, larger firms may have better access to financial resources, lower interest rates and more favorable terms from suppliers। अब देख लेते हैं diseconomies of scale। Diseconomies of scale occur when the increase in the scale of production and leads to higher average cost per unit। Economy of scale means समझ में आ ही गया होगा, scale of production leads to a lower average cost per unit। और diseconomy of scale मतलब कि higher average cost per unit in the scale of production। इसमें क्या 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 आ जाता है, वही है managerial diseconomy, as the firms grow larger it become more challenging to manage। कोऑर्डिनेशन डिसइकोनॉमीज, लार्जर फर्म्स में एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटी ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट रिजल्टिंग इन एफिशिएंसी। यही सब पॉइंट्स है। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, रिटर्न टू स्केल एंड इकोनॉमी एंड डिसइकोनॉमी ऑफ स्केल। और यहाँ पे समरी है, इट्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग द स्केल ऑफ ऑपरेशन इन ए कॉम्पिटिटिव मार्केट। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड द ऑप्टिमल साइज ऑफ प्रोडक्शन दैट मैक्सिमाइज एफिशिएंसी एंड मिनिमाइज कॉस्ट। बेसिकली ये कॉस्ट ही सही में। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इससे यही क्वेश्चन है, व्हाट इकोनॉमी ऑफ स्केल। आप लोग आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं पेपर में। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कौन कौन से फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, मनी कॉस्ट, ये सब है। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड किस तरह क्वेश्चन है। वैसा आप लोग देख लीजिएगा। एक बार ये पूछा गया 15 मार्क्स का, मतलब 5 मार्क्स का, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। तो चलिए सब कॉन्सेप्ट समझते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर वन व्हेन अ डिसीजन इज मेड टू एलोकेट रिसोर्सेज टू अ पर्टिकुलर ऑप्शन। एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, व्हेन रिसोर्सेज ऑफ द टाइम एंड एफर्ट आर लिमिटेड, choosing one option over another involves giving up the potential benefits of the next best alternative। The cost of making a choice is not just the explicit cost but also the value of what could have been gained by the choosing a different option।
एग्जाम्पल से समझिए, अभी भी नहीं समझ में आया तो। इफ़ ए पर्सन डिसाइड टू स्पेंड एन आवर स्टडिंग rather than going to a part-time job, the opportunity cost is the potential income that would have been earned by working during that time. तो समझ में आ गया होगा ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशनल कॉस्ट incurred by the producing one more unit of a good or service. मार्जिनल कॉस्ट का यहाँ फॉर्मूला भी है क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट। इफ एग्जाम्पल समझिए, इफ प्रोड्यूसिंग 10 यूनिट्स इनकॉस्ट अ टोटल कॉस्ट ऑफ $100, then producing 11 units incurs a total cost of $110. So the marginal cost of producing the 11th unit is $10. अकाउंट तो आपको समझ में आ गया होगा मार्जिनल कॉस्ट में। टोटल कॉस्ट क्या होता है? टोटल कॉस्ट मीन्स टोटल sum of all costs incurred by your firm in producing a specific level of output. It includes both fixed and variable costs. Total cost fixed plus variable. Example समझिए, if a company incurs $1,000 in fixed costs, including rent and salaries, and $10 in variable cost per unit of output, and produces 100 units, then total cost is $2,000. आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। टोटल कॉस्ट मीन्स फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो देखते हैं और क्या है, और इससे रिलेटेड तो अभी तक नहीं आया है। तो बस यही था, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये इसमें दो ही इम्पोर्टेंट है, एक रिटर्न टू स्केल प्रोडक्शन, और ये टाइप्स ऑफ कॉस्ट उतना रिपीटिशन तो नहीं हुआ है, बट ये बहुत रिपीट हुआ है, रिटर्न टू स्केल प्रोडक्शन। तो दोनों क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड ऑल द बेस्ट।